Today we are going to discuss about managerial economics and its theories. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है और उसकी थ्योरीज क्या है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनको टैकल करने के लिए जो है मैनेजरियल टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें मैनेजरियल की थ्योरीज को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं वो हम लोग अप्लाई करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, और जिस टेक्निक से हम टैकल कर रहे होंगे वो हम कहेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग फर्म्स का गोल देख रहे होते हैं। फर्म का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। जब भी हम कोई कारोबार बनाते हैं या चलाते हैं उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। बेसिक मोटिव ही कोई भी फर्म हो, इवन एक शॉपकीपर भी है, अगर आपकी गली के कॉर्नर पे कोई शॉप वाला भी है तो वो भी अपनी दुकान इसीलिए ही लगा के बैठा हुआ है क्योंकि उसका मोटिव क्या है कि उसने पैसे अर्न करने हैं। इसी तरह जब उसने पैसे अर्न करने हैं तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके सामने आती हैं डिफरेंट किस्म की। फॉर एग्जांपल उसने जो है मार्केट से जो है वो अपनी शॉप तक जो है वो सारा सामान लेकर आना है, उसमें उसको ट्रांसपोर्ट इशू आएगा, मे बी पेट्रोल जो है एक्सपेंसिव हो जाए। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज़ आएंगे उसके पास, वो सारे इश्यूज़, उसकी सारी प्रॉब्लम्स कौन सी होंगी? मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली मैनेजमेंट से निकली होंगी कि उसको जो भी बिज़नेस को मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होंगी। और मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प लेगा। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प कैसे उसको मिलेगी? वो उसे मैनेजरियल थ्योरीज़ का पता होना चाहिए। जब उसके सामने थ्योरीज़ होंगी वो उन थ्योरीज़ को देखेगा और अपनी प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करेगा कि मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ठीक है, तो मेरी ये मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है और ये मेरी जो है थ्योरी है, इस थ्योरी को मैं कैसे इसके ऊपर अप्लाई करूँ। एक तो चीज़ होती है जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन से मुझे कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि जी मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मैं इससे क्या करूँ, आपने सजेशन दे देते हो। लेकिन बिज़नेस जो है बेसिकली फर्म्स, आपके पास वहाँ पे सजेशन से काम नहीं चलता है, वहाँ पर आपके पास प्रॉपर एक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करके आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को कॉप ऑफ करना होता है। नेक्स्ट हम करते हैं, एज्यूम करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज। हम लोगों ने प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज़ करनी है हम लोगों ने किस किस की बेस पे करनी है? सबसे पहले स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर बेसिकली आपके पास एक ऐसे पर्सनस होते हैं जो कि कारोबार में खुद तो मतलब इन काम नहीं कर रहे होते लेकिन काम को ऑन कर रहे होते हैं। बेसिकली ये ऑनर होते हैं बिजनेस के। इसको हम इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर होते हैं ये वो पार्टी होती है जो कि कारोबार में कंपनी में इंटरेस्ट ले रही होती है विदाउट अफेक्टिंग द बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती। जस्ट लाइक आपके पास हो गए इन्वेस्टर्स। बेटा कौन स्क्रीन यूज़ कर रहा है? डेली एक ही बात समझाऊँ तो आपके पास स्टेक होल्डर बेसिकली पर्सन होते हैं जो कि आपके पास कारोबार में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं लेकिन उसको अफेक्ट नहीं कर रहे होते। सोशल कंसर्न्स होते हैं आपके पास और एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं। ये सब कंसर्न्स होते हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं कि आपने अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। नेक्स्ट बेटर है जिसने भी स्क्रीन यूज़ किया है ना इसको रब करें, यकीनन ज़ियाउर रहमान का काम होगा। शॉर्ट और लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेटा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन मैक्सिमाइजेशन। शॉर्ट रन से क्या मुराद है? शॉर्ट रन वो पीरियड जो कम अरसे के लिए हो, ठीक है, और लॉन्ग रन जो ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए हो। अगर हम बात करते हैं दिस इज़ फॉल्स चॉइस। हमारी चॉइस गलत है कि हम लोग जो है वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज़ करें। क्यों चॉइस गलत आपकी कहाँ पर होती है? आपने वैल्यू पहले देखनी है, मार्केट में आपने सेस करनी है कि आपके कारोबार की क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मैक्सिमाइज़ करना है या आपने उसको डिवैल्यूएट करना है। इसी तरह दूसरा आपके पास जो आपके बिज़नेस की जो प्रॉफिट है वो डिपेंड कर रही होती है आपके शॉर्ट रन और लॉन्ग टर्म जो है वो टाइम पीरियड पे। फॉर एग्जांपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि आपकी जो आज कीमत है आपके बिज़नेस की वो कितनी है और आने वाले वक्त में कितनी होगी या फिर पास में कितनी थी। फॉर एग्जांपल मेरे बिज़नेस की मालकियत आज जो है वो 1 लाख है, ठीक है, आने वाले वक्तों में मे बी वो कम हो जाए। कम क्यों हो जाए? डॉलर की प्राइस अगर बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो जो है मेरा बिज़नेस जो है डिवैल्यूएट कर जाएगा। इसी तरह मे बी वो इंक्रीज़ हो जाए। इंक्रीज़ कैसे हो जाए? डॉलर जो है वो नीचे कम हो जाए, ठीक है, जब डॉलर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली मेरा बिज़नेस जो है इन्हांस करेगा। दूसरा हमारे पास है मार्केट स्ट्रक्चर।
मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से भी मेरी प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकती है, कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले एक दुकान के अंदर जो है वो अपना बिज़नेस शुरू किया हुआ था, ठीक है। अब जो है मैं उसी दुकान को खोल के 2 दुकानें जोड़ के अपना बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे बिज़नेस का जो साइज़ है वो मार्केट का साइज़ जो एक्सपेंड किया, जब मैंने बिज़नेस का साइज़ एक्सपेंड करेगा, मेरा बिज़नेस बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे जो है उसे प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होता है ऐसा इवेंट, ऐसी चीज़ जिसको आप इंटेंशनली करना नहीं चाह रहे होते पर वो हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास अच्छी अनसर्टेनिटी में चीज़ें भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लड आ गया, अब फ्लड से वहाँ पर क्या होगा, आपके जो बिजनेस है वो अफेक्ट होगा। मतलब माइक काइंडली दानिश, वे क्या यार। दानिश बेटा माइक म्यूट करो अपना। मतलब बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। बिज़नेस हमेशा जब भी हम कहेंगे कि बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कहाँ से हमें पता लगेगी, लॉन्ग रन से। कभी भी हम शॉर्ट रन में नहीं एज्यूम कर सकते कि मेरा बिज़नेस जो है वो कब तक चलेगा या कब तक नहीं चलेगा। तो बिज़नेस की जो आपके पास सुपरिटी है, जिससे आपको पता लगेगा कि बिज़नेस आपका कब तक जो है वो मूव ऑन करना है, उसके लिए आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्या है कि आपके पास आपके जो गुड्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप बैट बना रहे हो तो उसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ना हो, अगर हो भी तो फ्यू हो, कम हो। आप कोई भी ऐसी चीज़ प्रोड्यूस ना कर रहे हो जो कॉमनली हर मार्केट से या हर शॉप से मिल जाए। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका बिजनेस कभी भी जो है वो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट नहीं देगा। दूसरा पॉइंट ये आता है स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स। आपका जो बिज़नेस है, ठीक है, उसमें स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आपकी शॉप के साथ आकर अपनी शॉप खोल ले और वहाँ पर अपना काम जो है वो करना शुरू कर दे। इससे भी आपकी प्रॉफिट क्या होगी, इफेक्ट होगी। आपका थर्ड पॉइंट है जी वीक रिवाइवलिटी विद इन मार्केट। वीक रिवाइवलिटी इन द मार्केट का मतलब है कि आपका जो मार्केट में एंट्रेंस का सिस्टम है, ठीक है, ये वीक होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी मतलब जो है वो अपनी मर्ज़ी से आए, शॉप खोले। और एक तो बैरियर है ना, बैरियर होता है लीगल परमिशन में आता है, लेकिन रिवाइवली आपके पास आ जाएगा सिंपल जो है वो शॉप खोलना। किसी के पास भी इतनी परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो आपके शॉप के पास जो है अपनी शॉप खोले और वही प्रोडक्ट जो है वो सेल करना शुरू कर दे। इससे भी आपके लॉन्ग रन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अफेक्ट होगी। लो मार्केट पावर ऑफ इनपुट सप्लायर्स। लो मार्केट पावर ऑफ इनपुट सप्लायर से मुराद है कि आप जो इनपुट खरीद रहे हैं मार्केट से, ठीक है, आप जो इनपुट ले रहे हैं और आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप जो है उसको कम से कम रेट पर जो है वो ख़रीद लें और आप उसको मैक्सिमाइज़ करके जो है वो अपनी प्रॉफिट अर्न कर लें। बेटा स्क्रीन पे जिसने भी लाइंस मार्क की हैं मैंने काइंडली इसको कट कर दें, जिसने भी ये स्क्रीन यूज़ की है। लो मार्केट पावर ऑफ कंज्यूमर। लो मार्केट पावर ऑफ कंज्यूमर से मुराद है कि जो कंज्यूमर है, दुकानदार है, वो आपसे ज़्यादा बहस ना करे रेट के मामले में। जो रेट आप उसको दे रहे हैं वो उस पर वो भी सूटेबल हो, आप भी सूटेबल हो। इससे एक तो आपके मार्केट टर्म्स अच्छे बनेंगे, वो कस्टमर जो है आपका रेगुलर कस्टमर हो जाएगा, वो आपसे ही चीज़ें खरीदा करेगा, ठीक है, और इससे उसको भी फ़ायदा होगा और आपको भी लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी गेन होगी। नेक्स्ट इज अबंडेंट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। अबंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का मतलब है कि एक प्रोडक्ट के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। मतलब अगर एक ना होगा तो दूसरा भी जो है वो यूज़लेस होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास आती है जस्ट लाइक बैट के साथ जो है वो बॉल। तो आप कोशिश करें अपने बिजनेस में ऐसी चीज़ें रखें जिसकी एक की सेल के साथ दूसरे की सेल भी आपकी हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए। तो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो दो इकट्ठे सेल हों, जस्ट लाइक इंक, पेन, बोर्ड मार्कर और इंक, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो दो इकट्ठी सेल हो रही हों, इससे आपको ज़्यादा मार्जिन होगा। तो आप कोशिश करें कि अपने बिजनेस में ऐसी चीज़ें रखें जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स अबंडेंट हों। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड हार्मफुल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपके पास जो गवर्नमेंट है उसकी आपके बिज़नेस में कम से कम इंटरवेंशन होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपके बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आप पे चार्ज करेगी, जब ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी तो डेफिनेटली आपको
प्रॉफिट कम होगा, उस प्रॉफिट में से आपको मैक्सिमम अमाउंट जो है वो टैक्स में पे करनी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में भी जो है आपकी इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं वो प्रमोट आपको नहीं करती कि आप लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकें। लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने के लिए आपके पास इन सब पॉइंट्स का होना जो है वो ज़रूरी है। मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। अब हम अपने वैल्यू को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने फर्म को, वैल्यू क्या है, कीमत है, उसकी कदर है, तो अपने कारोबार की कदर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आएगा प्राइस फॉर विच इट कैन बी सोल्ड। उसकी कीमत बढ़ा दें जिस पे वो बिके। फॉर एग्जांपल, एक गली के कॉर्नर पर आपकी शॉप है, ठीक है, उसकी मलकियत 5 लाख है, ठीक है। आप क्या करें, उसकी प्राइस बढ़ा दें। अगर कोई पूछता है आपसे कि जी इसको मैंने सेल आउट करना है, तो उसके लिए आप क्या करें, उसकी वैल्यू को है मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, 10 लाख उसकी वैल्यू कर दें। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी कदर बढ़ेगी। चीज़ की कदर कैसे हम करते हैं, उसकी प्राइस से। वैसे तो चीज़ की कदर प्राइस से नहीं होती अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वैसे जो हम लोग चीज़ मेजर करते हैं, हम लोग देखते हैं अगर एक ही आपके पास शर्ट है, ठीक है, वही आपको किसी ब्रांड की शॉप पे मिल रही है, लोकल मार्केट में मिल रही है। ब्रांड की शॉप में वो 2500 की है और लोकल मार्केट में वो लेट्स सपोज 1000 की है। तो चीज़ वही है, सेम चीज़, सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग प्रेफर किसको करेंगे, ब्रांड को। क्यों? क्योंकि वैल्यू की वजह से हम कह रहे हैं कि नहीं जी ये अच्छी है, इसमें अच्छा कपड़ा यूज़ हुआ हुआ है। इसी तरह जब आपने एक फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, तो आप अपने बिजनेस की प्राइस को जो है वो इंक्रीज़ कर दें। नेक्स्ट पॉइंट, आप क्या करेंगे अपनी वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज़ करने के लिए, इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। आपने अपने बिजनेस का फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। लेट्स सपोज अगर आप मतलब माइंड बनाते हैं कि आपका बिजनेस आज 10 लाख का है, आपने इसको आने वाले साल में 15 लाख का नहीं 20 लाख का करना है, तो आपने अपनी फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज्यूम करना है। बेटा जो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं लेक्चर में आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, तो बेटा आप लोग लेक्चर अटेंटिवली सुन क्यों नहीं रहे हैं, इस तरह ना करें आप लोग। नेक्स्ट इज रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या है, प्रीमियम बेसिकली कहते हैं आपकी एक्चुअल अमाउंट के ऊपर जो आपको मुनाफा हो रहा होता है ना, वो प्रीमियम होता है, ठीक है। और रिस्क क्या है, आपको पता है रिस्क, आप लोगों ने बिजनेस फाइनेंस में पढ़ा होगा, रिस्क आपके पास एक ऐसा एक स्ट्रगल है जो आप अपनी अमाउंट के ऊपर लेते हो, ठीक है, एक चांस लेते हो आप लोग के। रिस्क आपके पास क्या है, रिस्क जब आप किसी भी चीज़ में ले लेते हो आपके पास 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, या तो आपका फेलियर या तो आपकी सक्सेस। तो इसी तरह जब आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आपको अपना रिस्क प्रीमियम ज़्यादा करना पड़ेगा, रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा। बिकॉज द लार्जर द रिस्क द हायर द रिस्क प्रीमियम एंड लोअर द फर्म्स वैल्यू। जब आप अपने बिजनेस में ज़्यादा रिस्क लोगे देन ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस होंगे ना। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, इसलिए रिस्क जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा आपका मार्जिन जो है ज़्यादा होगा कि आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक क्वेश्चन ये पूछी जा सकती है कि मैक्सिमाइज आप अपनी वैल्यू ऑफ फर्म को कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है कि आपके पास यहाँ पे अपने सब चीज़ों को 1 बाय 1 देखते रहते हैं। ये जो पाई की वैल्यू है ये आपको बता रही है प्रॉफिट, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर फोकस कीजिएगा। पाई की वैल्यू है जो प्रॉफिट है, आर आपके पास है इंटरेस्ट रेट, आपके पास 1 शो कर रहा है पहले साल को, 2 शो कर रहा है दूसरे साल को, T शो कर रहा है टोटल ईयर्स को, ठीक है। इसी तरह समेशन शो कर रहा है ऑल ईयर्स ऑफ द बिजनेस या पूरी बिजनेस लाइफ को। तो हम वैल्यू ऑफ फर्म कैसे फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि पहले साल में प्रॉफिट कितनी थी, उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 + R से। 1 + R क्या है, इंटरेस्ट रेट +1। इसी तरह दूसरे साल की प्रॉफिट 1 + इंटरेस्ट रेट और उसकी पावर में 2 कर लेंगे। इस तरह जितने साल होंगे उतने साल चलते जाएंगे, एंड तक आपके पास ये टोटल जो है इक्वेशन बन जाएगी जो कि आपको बताएगी कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो आपके पास कितनी लाई कर रही है। आपके पास पॉसिबल प्रॉफिट स्ट्रीम बताई हुई है। प्रॉफिट स्ट्रीम आपके पास क्या है, एक प्रॉफिट की नदी है, ठीक है। जस्ट लाइक आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे आपने प्रॉफिट रखनी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने टाइम लेना है। ये आपके पास बता रहा है लिमिटिंग प्राइस। लिमिटिंग प्राइस का मतलब है कि आपने अपने प्राइस को फिक्स कर देना है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट को आपने फिक्स कर देना है कि आपके पास प्राइस जो है वो यही रहेगी, आपने प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पर्सन आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, वो आपसे जो है वो सेलफोन आटा खरीदता है, ठीक है, 100 रुपये किलो लेट्स सपोज।
ठीक है, आप अगले दिन ही या शाम को ही आप रेट बढ़ा दो तो वो आपकी प्राइस लिमिट में नहीं रहेगी, उससे आपका बिजनेस जो है वो इफेक्ट होगा और आप कभी भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे। जबकि शॉर्ट रन प्रॉफिट जो आपका मैक्सिमम होता जाएगा। शॉर्ट रन में आप ये देखें, शॉर्ट रन उस टाइम तो आपने ज़्यादा कर ली अपनी प्राइस, ठीक है, आपके पास कोई न्यू शॉपकीपर न्यू कस्टमर आएगा वो आपसे उस टाइम खरीद भी लेगा, लेकिन होगा क्या, सिर्फ शॉर्ट रन में ही आप प्रॉफिट गेन कर रहे होगे, लॉन्ग टर्म में वो आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होता जाएगा। कभी भी वो कस्टमर बार बार आपके पास नहीं आएगा अगर उसे पता लग जाए कि आप मार्केट से दूसरे रेट्स की निस्बत जो है वो ज़्यादा सेल आउट कर रहे हो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। बेसिकली जो आपका थर्ड कंटेंट आपके लिखा हुआ है, मैं कंटेंट्स मैंने आपको शेयर कर दी है, उसमें आपके पास जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट और बिजनेस प्रॉफिट है। इन दोनों में हम लोगों ने कंपैरिजन देखना है कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट कौन सी होती है और बिजनेस प्रॉफिट कौन सी होती है। सबसे पहले अपने माइंड को आप लोगों ने क्लियर करना है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट आर नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट आपकी अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं होती। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हम निकालते हैं ना, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो प्रॉफिट ये नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज समथिंग डिफरेंट विद अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट आर इक्वल टू रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉफिट आपके पास कैसे निकलती है, आप क्या करोगे, अपने रेवेन्यूज़ में से आपने अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करनी होती है। ऑल इकोनॉमिक कॉस्ट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितनी भी आपके पास इकोनॉमिक कॉस्ट होती हैं वो सारी किस फॉर्म में मेजर की जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, जब आपने एक चीज़ को गेन करना है, उस चीज़ को गेन करने के लिए आपको जो दूसरी चीज़ को फॉरगिव करना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या हो रही होती है, बेसिकली आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप जो है वो दे रहे होते हो। इसको ये भी कहा जा सकता है चॉइसेस रिप्रेजेंट फॉर गॉन अपॉर्चुनिटीज़, कि आप किस चीज़ को चूज़ कर रहे हो और किस चीज़ को आप छोड़ रहे हो। जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हो डेफिनेटली आप उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो कॉस्ट आपके पास कौन सी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो आप रिसोर्सेज से गेन करते हो। मार्केट सप्लाई रिसोर्सेज। मार्केट सप्लाई रिसोर्सेज आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं, जस्ट लाइक अगर आपने कोई रेंट किसी जगह का देना है या आपने कोई बिल्डिंग जो है वो लीज पे ले लिया है, इसी तरह ऑनर के सप्लाई के रिसोर्सेज सारे आपके पास कौन से रिसोर्सेज आते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट रिसोर्सेज आपका अपना लिंक तो इनके साथ होता ही होता है, लेकिन दूसरे लोगों का, दूसरी गवर्नमेंट का भी लिंक जो है इन चीज़ों के साथ लिंकअप हुआ होता है। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट अगर हम बात करें, हमने निकालनी है, तो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आपके पास सम होती है किसकी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड कर दें तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट बनती है वो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है। अब बात कर लेते हैं जी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है और इम्प्लिसिट कॉस्ट है। सबीन बेटा आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आपने बहुत लेट क्लास ज्वाइन की है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, मॉनेटरी पेमेंट्स टू ऑनर ऑफ द मार्केट सप्लाई, ठीक है, जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। आप जो कैश की फॉर्म में अपनी मार्केट में चीज़ों को सप्लाई कर रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो आपके पास क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जबकि आपके पास इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट आपके पास वो कॉस्ट है जो आप नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कर रहे हो। तो इन दोनों कॉस्ट को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट बनती है वो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। आगे है टाइप्स ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। टाइप्स ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कारोबार के अंदर आप लगा रहे हो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, जस्ट लाइक आपने इक्विटी कैपिटल की बात कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग लैंड और कैपिटल ऑन बाय द फर्म। ऐसी चीज़ जिसमें कारोबार में आपके पास बाहर पैसा नहीं जा रहा, आपके कारोबार के अंदर अंदर ही लग रहा है, उसको आप कहोगे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली इक्विटी से भी इंटरलिंक करती है। इक्विटी क्या है, आपकी मालकियत, आपने पढ़ा होगा एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्विटी। ये वही इक्विटी है जिस पे ऑनर की खुद मालकियत होती है, वो कैश जो होती है उसके अपने ऑन में होती है, अपने हाथ में होती है, उसको जैसे चाहे यूटिलाइज कर सकता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर हम ऐड करें तो आपके पास कौन सी कॉस्ट बनती है, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट बन जाती है। जबकि अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या होता है, अकाउंटिंग कॉस्ट में आपके पास मैंने को बताया था स्टार्टिंग में कि अकाउंटिंग कॉस्ट हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट के इक्वल नहीं होती। क्यों, क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट को मिला के इकोनॉमिक कॉस्ट बन रही है, जबकि अकाउंटिंग कॉस्ट में आपके पास इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो ऐड नहीं की जाती है।
ये देखें यहाँ पर ये बात बताई जा रही है आपको। इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकलेगी? टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस कर देंगे, और टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आपके पास क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी, इन दोनों को मिला के इकोनॉमिक कॉस्ट बनेगी ना आपके पास। स्क्रीन पे बेटा फोकस कीजिएगा जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट को जब हम सम करते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है। इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग टोटल रेवेन्यू में से इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करेंगे, मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों माइनस हो जाएंगी। जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगी? अकाउंटिंग प्रॉफिट में से जस्ट हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को जो है वो माइनस करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड नहीं होती, जबकि इकोनॉमिक प्रॉफिट में होती है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में नहीं ऐड होती। अकाउंटिंग प्रॉफिट डज नॉट सब्ट्रैक्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। Firm's owner must cover all cost of the resources used by the firm. Objective is to maximize the economic profit. यहाँ पे देखें प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंट रेट। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या है, डिस्काउंट रेट। सबसे पहले आपके पास ईयर्स आ गए हैं, 3 ईयर्स आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपका जो मार्जिन रेट था, डिस्काउंट रेट था, वो 0% था। जब 0% था तो आप जो है वो मुनाफा ज़्यादा कमा रहे हैं। देखिए डॉलर 16% पे आपके पास जो है ये अमाउंट कम हो गई, 10% पे आपके पास मज़ीद कम हो गई। ये क्या है? डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट कितना? डिस्काउंट रेट क्या है आपके पास? वो अमाउंट जिस पे आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप मार्केट में जाते हो, आप एक बल्क अमाउंट में चीज़ खरीदते हो और आपको चीज़ सस्ती मिलती है। तो ये क्या है? आप अपने बिजनेस में बात कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर, या फिर आप होलसेल गुड्स की बात कर रहे हो जब आप पीछे से सामान लेकर आ रहे हो। जब आपको डिस्काउंट रेट 0% था, आपका प्रॉफिट ज़्यादा था, आपको मिलेगा डेफिनेटली। जब आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसी तरह जब चीज़ें आपको थोड़ी महंगी मिलना शुरू हो जाएंगी, प्रॉफिट आपका कम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे वो मज़ीद कम होगा, आपकी प्रॉफिट जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास टोटल एक एनालिसिस बताया हुआ है कि कैसे जो फर्म की इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करती है। बट ये हम लोग मॉरल हैजर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं, और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम में आपके पास 2 प्रॉब्लम्स हैं जो कि सेपरेशन करती हैं ऑनरशिप को और कंट्रोल को। ऑनरशिप क्या है? ऑनरशिप जो बिज़नेस का मालिक है उसकी बिज़नेस में ऑनरशिप है, और एक पर्सन होता है कंट्रोल करने वाला, उसको कहा जाता है मैनेजर। एक तरफ आपके पास आ गया मैनेजर और एक तरफ आपके पास आ गया ऑनर। तो इन दोनों की चीज़ों को हम सेपरेट कैसे करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज व्हेन गोल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट मैच गोल्स ऑफ ऑनर। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऑनर का गोल होता है वो प्रिंसिपल के गोल से डिफरेंट होता है। प्रिंसिपल कौन है? ऑनर ही आपके पास, मैनेजमेंट या एजेंट आप कह सकते हो उसको, मैनेजर। अब मैनेजर का ऑन गोल क्या है, उसका क्या मकसद है? उसने बिज़नेस की ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करवानी है। जो बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाएगा, एक तो उसकी जॉब सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी होने के साथ साथ उसको जो है ऑनर उससे खुश होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सैलरी या बोनस वगैरह देगा। जबकि प्रिंसिपल का, ऑनर का जो है वो मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव ये होता है कि उसने मैक्सिमाइज़ करना है अपनी प्रॉफिट को। उसको चीज़ें बिकने से कोई कंसर्न नहीं होता, उसको कंसर्न ये होता है कि उसने अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होनी चाहिए। उसमें उसके पास जस्ट प्रोडक्ट की सेल नहीं आती, उसमें उसके पास प्रोडक्ट की सब चीज़ें आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जितना आ रहा है उसने उसको भी रिड्यूस करना है। उसका फोकस हर चीज़ पे होता है कि हर जगह पे जहाँ पे उसकी कॉस्ट लगनी है, जहाँ पर उसका खर्चा होना है, वो कम से कम हो। जबकि मैनेजर का गोल क्या होता है? सिर्फ सेल, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सेल करें, क्योंकि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेल करेगा तो ऑनर जो है वो उससे खुश होगा और उसको बोनस देगा और उसकी जो है वो इंक्रीमेंट होगा उसका। नेक्स्ट आपके पास है मॉरल हैजर्ड। मॉरल हैजर्ड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। व्हेन ईदर पार्टी टू एन एग्रीमेंट हैज़ एन इंसेंटिव नॉट टू बाय ऑल इट्स प्रोविजन एंड वन पार्टी कैन नॉट कॉस्ट इफेक्टिवली मॉनिटर द एग्रीमेंट। यहाँ पर एग्जांपल मैंने कोट की थी कि आपके पास 2 पर्सनस हैं, एक आपके पास जो है वो सेलर है और एक जो है कस्टमर है, एक बेचने वाला और एक ख़रीदने वाला है। अब दोनों को जब सेम बात का नहीं पता होगा, उनको प्री कंडीशंस का नहीं पता, उनको नहीं पता मार्केट में रेट क्या जा रहा है, तो इस वजह से उनके दरमियान में जो आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, उनके दरमियान में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास बिज़नेस में मॉरल हैजर्ड्स की प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। जब मॉरल हैजर्ड्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं तो बिज़नेस की प्रॉफिट कभी भी अप नहीं जाती, हमेशा बिज़नेस की प्रॉफिट जो है वो डाउन जाती है। तो
तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑनरशिप और कंट्रोल की वजह से अराइज होती हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम में हमने ये बात की है कि प्रिंसिपल जो है ऑनर ऑफ द बिजनेस, उसका अलग मोटिव होता है, जबकि मैनेजर का जो है या एजेंट भी उसको कह सकते हैं, उसका मोटिव अलग होता है। दोनों अलग अलग मोटिव पे काम कर रहे होते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जबकि बिजनेस आपके पास एक ही है। दूसरी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ मॉरल हैजर्ड। मॉरल हैजर्ड ये है कि एक पार्टी को है जो वो और अवेयरनेस है प्रोडक्ट के बारे में, और दूसरी को जो है वो और अवेयरनेस है। दोनों की अवेयरनेस डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो है मार्केट जो है फ्लक्चुएट कर जाती है। कॉर्पोरेट कंट्रोल मैकेनिज्म। कॉर्पोरेट कंट्रोल मैकेनिज्म आपके पास ऐसे मैकेनिज्म है जिनसे आप अपने बिजनेस को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। आपके पास जो पीछे हम लोगों ने दो प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एंड मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम, उनको जो हम कोप ऑफ कर सकते हैं कैसे। फर्स्ट इज रिक्वायर मैनेजर टू होल्ड स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ फर्म्स इक्विटी। मैनेजर को जो है आप लोग जस्ट एक उसको जॉब पे ना रखें, उसको थोड़ा सा ऑन करें, उसको जो उसके आइडियाज़ हैं या उसकी जो स्कीम है, क्योंकि बिजनेस में सारा टाइम वो काम कर रहा है, ऑनर तो जस्ट लुक आफ्टर कर रहा है, मैनेजर ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो उसको तो है वो फर्म की इक्विटी मिलनी चाहिए, थोड़ा सा राइट मिलना चाहिए कि वो अपनी तरफ से फर्म में कुछ चेंजिंग करके फर्म को बेहतरी की तरफ लेके जा सके। नेक्स्ट इज इंक्रीज परसेंटेज ऑफ आउटसाइडर सर्विंग ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कॉमर्स में या बैंकिंग में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो आपके पास बिजनेस में होते हैं, कम से कम 7 लोग होते हैं वो, ठीक है। वो क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठती है, वो सब मिलके बिज़नेस की कंडीशंस को सामने रख के, उसके प्रॉफिट को सामने रख के डिसाइड करते हैं कि इस बिज़नेस को फर्दर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपके पास जो है किसी भी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए या उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परसेंटेज को जो है वो इंक्रीज़ कर देना चाहिए, ताकि कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे और उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली काम हो जाएगा। थर्ड वन इज़ फाइनेंस कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट विद डेट इंस्टेड ऑफ इक्विटी। फाइनेंस कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट विद डेट। डेट क्या है, आपके पास कर्जा है, ठीक है। तो आपके पास जितने भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे लाइक आपके पास बैंक्स हो गए, इसके अलावा एनजीओज भी आप कह सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट जो भी सेक्टर्स हैं, इवन तो आपके रिलेटिव्स भी उसमें आते हैं, जो आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको उनके साथ लिंक्स जो हैं वो बेहतर बनाने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, जितने ज़्यादा पैसे होंगे, उतना ज़्यादा आप अपने बिजनेस को जो है वो बूस्ट कर सकेंगे। बेटा 5 मिनट्स आर लेफ्ट, बाकी इस टॉपिक को हम जो है वो कल कवर करेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो कर सकता है। और बेटा जो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लेक्चर आते हैं और फिर चले जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, उनसे मैं खास तौर पे कह रही हूँ, आप लोगों को मैं आप लोगों की अटेंडेंस नहीं मार्क करूँगी। बेटा ये कोई वे नहीं है कि आप लोग क्लास ज्वाइन करो और उसके बाद ना तो आप रिस्पॉन्स दो और कभी लेफ्ट कर दो। आपको पता होता है जी थोड़ा सा टाइम रह गया, क्लास खत्म होने वाली है, आप क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेते हो। तो मैं ऐसे बच्चों की बिल्कुल भी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी। अभी इस लेक्चर से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग राइज कर लें। स्पेशली बेटा शीज़ा, बेटा आपने 2 दफ़ा क्लास स्किप की है और 2 दफ़े ही आपने उसको दोबारा ज्वाइन किया है, तो बेटा आपने आइंदा ऐसा नहीं करना। लेक्चर को अटेंटिवली सुने, लेक्चर आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। दानिश आपने भी बेटा बहुत लेट क्लास ज्वाइन की है। जी बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। लेक्चर आपने जो लेक्चर स्किप किया है वो आपने यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, वहाँ से आपने कंप्लीट लेक्चर जो है सुनना है। मैंने आप लोग को इससे रेलिवेंट जो है असाइनमेंट भी साइन करनी है। जी बेटा बाकी स्टूडेंट्स किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा किसी टॉपिक में समझ ना आई हो, मैं स्लाइड्स खोल देती हूँ आप लोगों के सामने दोबारा। 3 मिनट्स आर लेफ्ट। जी बेटा मैं कह रहा था मैं भूल गया, मतलब आप कौन सी मिस था मेरा? दानिश बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा कुछ पूछना है तो आपने। बेटा इसके अलावा कोई स्टूडेंट? मैं कह रहा हूँ मैं भूल गया मैम, आप कौन सी मिस थी बोला? लास्ट टाइम आपने पढ़ाया हमें? जी बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया है वो कंज्यूमर बिहेवियर। कौन तंग करते तो वो है। इसके अलावा बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन करना है रिगार्डिंग द लेक्चर तो कर सकता है। मैम अटेंडेंस लग जाएगी? स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन? स्लाइड्स बेटा मैं आप लोगों के सामने खोल रही हूँ, एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें। बेसिक आज जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करना था दैट वन इज़ इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड
बिजनेस प्रॉफिट, हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉफिट और बिजनेस प्रॉफिट में डिफरेंस देखा है कि ये दोनों प्रॉफिट्स कौन कौन सी हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट में आपके पास तो हैव एक्सप्लिसिट कोड ऐड नहीं होती, जबकि इकोनॉमिक प्रॉफिट में आपके पास दोनों कॉस्ट जो थी वो ऐड हो रही थी। इस स्लाइड्स में आपको शेयर कर दूँगी, आपने इनको गो थ्रू करना है अच्छी तरह और इससे रेलिवेंट मैंने आपको एक असाइनमेंट भी साइन करनी है। और बेटा लास्ट टाइम आपको फिर दोबारा कह रही हूँ, जो स्टूडेंट्स एंड पे क्लास ज्वाइन करते हैं या क्लास ज्वाइन करके स्किप करके दोबारा एंड पे आते हैं, मैं इनकी अटेंडेंस नहीं मार्क करूँगी। सो मेक श्योर ट्राई टू अटेम्प्ट फुल लेक्चर्स